प्यारे बच्चों, मैं आरपी निराला, आपका निराला सर, यूट्यूब के आपके प्यारे चैनल निराला सर क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। अभी हम लगातार प्राणियों में पोषण का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने यह अध्ययन किया कि किस तरह से भोजन में पैंक्रियाटिक जूस मिलता है, अग्न्याशिक रस मिलता है जो अग्न्याशय से सिक्रेशन जिसका होता है, और किस तरह से वह जो है शुगर का कार्बोहाइड्रेट पर काम करके और शुगर का पाचन की क्रिया को करने का काम करता है, और वह हमें एक बड़ी बीमारी से, डायबिटीज़ की बीमारी से हमको बचाता है। अब देखते हैं कि जब वहाँ से भोजन आगे की ओर चलता है तो यह भोजन छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी क्षुद्रांत में आता है। क्षुद्रांत में भोजन किस तरह से पाचन होता है इस क्रिया को हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि जो क्षुद्रांत है वह कैसा होता है। तो आमाशय का निचला सिरा छोटी आंत से यानी क्षुद्रांत से जुड़ा हुआ रहता है। यह लगभग 24.6 यानी मोटा मोटी आप समझ लिए कि 24.5 फीट, इसको आप मीटर में आकिएगा तो 7.5 मीटर 7.5 मीटर लंबा होता है। लेकिन यह पूरे लंबा जो इसकी जो इतनी लंबी जो संरचना है यह कुंडलित होती है, पूरा घुमा हुआ घुमावदार संरचना होता है, और यह जो है घूम जाने के कारण एक जगह एकत्रित रहता है, जिससे इतनी लंबी जो है 24.5 फीट का जो है नली वो सिमट करके एक जगह हो जाता है। यह जो है इसमें यकृत और अग्नाशय से जो स्राव होता है वह आकर के इसमें मिलता है ना, और इसके भीति से भी स्राव होता है, क्षुद्रांत के भीति से भी। अब यह सब मिल करके जो है भोजन के पाचन करने का काम करता है। आमाशय में जो भोजन आंशिक रूप से पचता है, यानी कुछ पच करके कुछ बच भी जाता है, वैसा भोजन जो है वह क्षुद्रांत में पहुंचता है। और क्षुद्रांत से निकलने वाले जो आंत्र रस होता है, जो इंटेस्टाइनल जूस जिसको कहते हैं, वह पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। वहाँ पर यानी इंटेस्टाइन में आने के बाद में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। जो भी कार्बोहाइड्रेट रहे जो उसको तोड़ करके, या भी और कोई भी चीज़, प्रोटीन हो, वसा हो, जितने भी चीज़ बच जाते हैं उस सभी का अंतिम रूप से पाचन हो जाता है। लेकिन भोजन में हमारे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक रहने के कारण इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वह जो है ज़्यादा उस पर काम होता है, और कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा में टूट जाता है यानी ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, और ये जो वसा है वह वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट करके परिवर्तित हो जाता है, और जो प्रोटीन है वह प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में टूट जाता है। यानी जो भोजन के कई तत्व हम लोगों ने देखा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन्स है। इसमें जो मुख्य रूप से जो तीन है भोजन का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो यह टूट करके ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। वसा जब टूटता है तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है, और प्रोटीन जब टूटता है तो वह एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से हमारा जो भोज्य पदार्थ है टूट करके जिन चीज़ों में परिवर्तित होता है, इसको मैंने आपको अभी बताया। अब देखते हैं कि क्षुद्रांत में भोजन का पाचन के बाद में क्या होता है। क्षुद्रांत में जब भोजन का पाचन होता है तो इस पाचन होने के बाद में फिर क्या होता है, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो आइए हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आमाशय है आपका स्टोमक, और इससे जब भोजन नीचे की ओर जब आता है तो ये पार्ट जो है 3 पार्ट में आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन बटा हुआ रहता है। पहला पार्ट जो है वो उसको कहते हैं डिओडेनम, दूसरा को कहते हैं जेजुनम, और तीसरा को कहते हैं इलियम। इस तरह से यह 3 पार्ट में बटा हुआ है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि गॉल ब्लाडर से जो वाइल जूस निकलता है वह आकर के आमाशय से निकलने वाले भोजन में मिलता है, तो वह इस पार्ट में मिलता है, आपको यहाँ पर आकर के मिल जाता है। और जो अग्न्याशय होता है, अग्न्याशय इस पार्ट में होता है, तो अग्न्याशय से निकलने वाला
ये भी आकर के यहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ पर मिल करके यह क्या करता है कि भोजन को अम्लीय से औदासीन बनाता है, क्योंकि वाइल्ड जो होता है वह क्षारीय होता है, क्षारीय और अम्लीय जब दोनों मिलता है तो वो उदासीन हो जाता है, और वहाँ के बाद में भोजन जो है ड्यूओडेनम में आगे की तरफ बढ़ता है। ड्यूओडेनम में जब भोजन आगे बढ़ता है तो आगे की ओर बढ़ करके फिर यह आता है जेजुनम में, और यह जेजुनम में क्या होता है, भोजन का यह जो है दूसरा जो छोटी आंत का दूसरा पार्ट है। ड्यूओडेनम सबसे पहला पार्ट हो गया, पहला हिस्सा हो गया, और ये जो जेजुनम हो गया, जेजुनम जो है मध्य भाग होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है पाचन का काम होता है, और पाचन के बाद में फिर अवशोषण का काम होता है। जो भोज्य पदार्थ रहते हैं उसका अवशोषण होता है। इलियम जो है वह अंतिम भाग है, और अंतिम भाग में जो है वह बृहदांत्र से जुड़ा हुआ रहता है, यानी यह जो है बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। बड़ी आंत, ये जो बड़ी आंत है इससे जुड़ा हुआ रहता है इलियम का नीचे वाला भाग, है ना। और छोटी आंत में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है। लास्ट जो पाचन होता है वह इसी में होता है। इसके बाद में पाचन की प्रक्रिया फिर समाप्त हो जाती है। आप यहाँ पर देखिए इस तरह से, इस चित्र में वापस हम आते हैं इस चित्र पर, और देखते हैं कि ये जो मध्य भाग जेजुनम है इसी में मूल रूप से पाचन होता है, और इलियम में जब आता है इसमें मूल रूप से पाचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, और इलियम में जब आता है तो अवशोषण की प्रक्रिया लगभग समाप्त होने लगती है, क्योंकि अवशोषण जेजुनम से ही शुरू हो जाता है, और इलियम में अवशोषण की क्रिया फिर होती है जो बढ़ती है। होता क्या है कि जो छोटी आंत जो क्षुद्रांत है उसके भीति पर उंगली जैसी उभार जैसी संरचना होती है, जिसको हम लोग कहते हैं दीर्घरोम, और उसी को रसांकुर भी कहा जाता है। और यह रसांकुर को इंग्लिश में भिलाई कहते हैं, बिल्ली भी जैसा आप प्रोनाउंसिएशन करें, भिलाई अविली कहा जाता है। और यह जो है रसांकुर है जो मूल रूप से उसके अंदर में एक नलिकाओं का जाल फैला हुआ रहता है, और यह पचे हुए भोजन का जो अंश है उसका यह अवशोषण करने का काम करता है, और यह जो भोजन अवशोषित करता है उस भोजन को रक्त नलिकाओं में वह पहुंचा देता है। इस क्रिया को, पूरी प्रक्रिया जो होगी कि जो रसांकुर हुआ, रसांकुर भोजन को अवशोषित किया, भोजन के तत्वों को, और उसको फिर जो है वह नलिकाओं में, रक्त नलिकाओं में भेजा, और रक्त नलिकाओं में फिर उसका उपयोग होना शुरू हो गया। तो जो अवशोषण की क्रिया होती है जो रसांकुर के द्वारा लिया गया, इस प्रक्रिया को हम लोग अवशोषण या एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये हो गया आपका। और अब जो है कि ये अवशोषण हो गया, तो अवशोषित पदार्थों का क्या होता है। अब यहाँ पर हम भोजन जो करते हैं उसका मूल अर्थ यहाँ पर आपको निकल करके आ रहा है कि दीर्घरोम यानी जो रसांकुर है वह भोजन को अवशोषित करता है, भोजन के पदार्थों को, जो तत्व होता है भोजन के सार तत्व को वो अवशोषित करता है, उसको रक्त नलिकाओं में भेजता है, और रक्त नलिकाएं जो क्या करता है वह शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने के बाद वो जो है कि इसका जो उपयोग जो है जटिल पदार्थों को बनाने में फिर करना शुरू हो जाता है शरीर के लिए। तो जो नलिकाओं के द्वारा अवशोषित किया गया है, इसका जब शरीर के उपयोग करने के लिए किया जा रहा है, शरीर के कार्यों के लिए उपयोग में जब आने आता है, इसको कहते हैं कि हम स्वांगीकरण, एसिमिलेशन कहते हैं इसको। होता क्या है कि जो भी पदार्थ अवशोषित होते हैं वे पदार्थ हमारे शरीर के कोशिकाओं में पहुंचते हैं, और जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है, तो कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ भी पहुंच गया, कोशिकाओं में ऑक्सीजन भी पहुंच गया। अब खाद्य पदार्थ तो पहुंचता है वह ग्लूकोज के रूप में पहुंचता है। अब होता क्या है कि ग्लूकोज C6H12O6 जो होता है उसमें O2 से आपको एक तरह का समझिए प्रतिक्रिया होता है, रिएक्शन होता है, और उसके बाद में क्या है कि वह जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है,
और इस क्रम में क्या होता है, जब वह रिएक्शन होता है, टूटता है, तो इस टूटने के क्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी रिलीज होता है। और यही एनर्जी जो है वह हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न करता है, उसी के बदौलत हम कार्य को करते हैं, है ना। तो आप समझ गए कि जो यहाँ पर भोजन का एब्जॉर्प्शन हुआ और फिर उसका एसिमिलेशन हुआ, और एसिमिलेशन के बाद में सेल में पहुँच गया, और सेल में जो ऑक्सीजन आया उस ऑक्सीजन के द्वारा फिर उसका विघटन हुआ, और इस विघटन के दौरान में ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट गया, और इस टूटने के क्रम में ऊर्जा मुक्त हुई, और यह ऊर्जा जो है हमारे शरीर को काम करने के लिए क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये काम होता है। अब है कि जो सार तत्व शोषित हो गया, ये तो हमारे शरीर में काम आ गया। अब जो बेकार तत्व बच गया उसका क्या होता है, तो यह जो बचा हुआ अपच पदार्थ जिसका पाचन नहीं हो पाया, जिसका अवशोषण नहीं हो पाया, वह जो है बड़ी आंत में जाता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं बृहद्रांत। अब हम देखेंगे कि बृहद्रांत क्या है और बृहद्रांत में किस तरह से क्या होता है। तो बृहद्रांत जो है एक चौड़ी और मोटी संरचना होती है, और जिस तरह से हमने देखा कि क्षुद्रांत की लंबाई जो होती है वह 7.5 मीटर होती है, लेकिन इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है, और यह 4 भाग में बटा हुआ होता है। यह हम उसको भी देखे थे कि 3 भाग में बटा हुआ, यह 4 भाग में बटा हुआ है। इसका 4 भाग है, जो जहाँ पर आकर के जुड़ता है आपका इलियम बृहद्रांत से, वहाँ से जब ऊपर भोजन की ओर चढ़ता है उसको कहते हैं एसेंडिंग कोलोन, और ऊपर जाने के बाद में फिर वह समतल स्थिति में आ जाता है ना, क्षैतिज जिसको कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, और वहाँ से फिर वह नीचे की ओर उतरना शुरू करता है, उसको कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन, और नीचे उतरने के बाद में फिर वह मुड़ करके आता है कहाँ, वह आता है मलाशय में, तो वहाँ पर कहते हैं इसको सिग्मोइड कोलोन। तो इस तरह से आपका यह 4 तरह का 4 पार्ट में यह बटा हुआ होता है ना। और इसमें होता है कि मुख्य रूप से यह जल और कुछ खनिज तत्वों का अवशोषण करता है, क्योंकि लगभग तो अवशोषण हो ही जाता है। यहाँ पर जो कुछ जल की मात्रा जो ज़्यादा रहती है, उस जल का सबसे ज़्यादा जल की मात्रा का अवशोषण होता है आपको बड़ी आंत में, और कुछ जो खनिज लवण उसमें बच गए, खनिज लवण का भी अवशोषण हो जाता है। और इसके बाद जो बच जाता है पदार्थ, जिसको अवशिष्ट पदार्थ आप कहिए, बेकार की पदार्थ कहिए, या अपच पदार्थ कहिए, है ना, यह जो है वहाँ से ट्रांसफर हो करके और सिग्मोइड कोलोन के द्वारा होते हुए रेक्टम में आ जाता है, मलाशय में आ जाता है। अब मलाशय में आकर के वह जमा हो जाता है। जो पार्ट मलाशय में आकर के जमा होता है उसको हम अर्ध ठोस मल यानी फीसेस कहते हैं, है ना। और यह फीसेस उसमें मलाशय में जमा हो जाता है, और फिर समय समय पर, है ना, गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकलते रहता है ना। गुदा यानी एनस, उसको एनल भी कहते हैं, एनस भी कहते हैं। तो इस गुदा के द्वारा वो समय समय से बाहर निकलते जाता है। अब यह जो बाहर निकल गया पदार्थ, इस क्रिया को हम लोग निष्कासन या एक्सक्रेशन कहते हैं। आप देखिए कि बड़ी आंत का जो पार्ट है, इसमें आप देख लीजिए, ये पूरा पार्ट में यहाँ पर से मूल रूप से जो छोटी आंत से इलियम जो होता है उससे भोजन इसमें इस पार्ट में जुड़ता है, और यहाँ से यह ऊपर चढ़ना शुरू करता है। तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये आप देख रहे हैं एसेंडिंग कोलोन हो गया, और यहाँ से फिर यह ऊपर जाने के बाद में इस तरफ मुड़ा, ये हो गया ट्रांसवर्स कोलोन हो गया आपका, और वहाँ से फिर यह नीचे की ओर उतरा, तो ये हो गया डिसेंडिंग कोलोन, और यहाँ से यह रेक्टम की तरफ, मलाशय की तरफ आना शुरू हुआ, तो ये वाला पार्ट जो हो गया वो हो गया सिग्मोइड कोलोन, और यह ये जो पार्ट है यह मलाशय है, और ये जो पार्ट है यह गुदा है, जिसके द्वारा समय समय पर यह जो है निकल करके आता है। तो हम इसमें देख लिए हैं कि असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, और फिर यहाँ पर सिग्मोइड कोलोन।
इसके अलावा यहाँ पर जब भोजन लिया, यह हो गया मलाशय का भाग, यह हो गया गुदा का भाग। इस तरह से यहाँ पर आकर के भोजन का निष्कासन होता है। अब हम देखते हैं इसमें कि जो भोजन का निष्कासन जो प्रक्रिया है, यह तो सामान्य प्रक्रिया है और समय समय पर निकलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इस निष्कासन के क्रम में जो मल का निष्कासन होता है वह बिना समय के हो जाता है और लगातार हो जाता है, कई बार होने लगता है। ऐसी स्थिति जब पैदा हो जाती है जबकि मल बहुत पतला मात्रा में तेजी से और लगातार थोड़े थोड़े देर पर निकलना शुरू हो जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं दस्त या डायरिया। यानी जब मल का निष्कासन है ना में जल की मात्रा अधिक हो जाती है, उस स्थिति में पतला मल का निष्कासन होना शुरू हो जाता है और इसी को हम लोग डायरिया कहते हैं। ठीक है, यह होता कैसे है? तो इसमें स्थिति होती है कि तो आप संक्रमण हो गया किसी कारण से, गर्मी से ठंडा से और संक्रमण हो जाता है, या कुछ ऐसा पदार्थ खाया जो पच नहीं पाया, जो अपच पदार्थ है, कड़ा पदार्थ खा लिया, कच्चा पदार्थ खा लिया, ठीक से पका हुआ नहीं था, या फिर जो खाद्य है वह विषाक्त है, वैसा चीज़ को हमने खा लिया। यानी बासी खाना है उसको हम खा लिए, उसमें जो है ईस्ट डेवलप हो गया था और उसमें खट्टापन आ गया था, या किसी कारण से उसमें विषाक्तता आ गई थी। तो इस स्थिति में आपका जो विषाक्त भोजन होता है, इसके कारण से जो है यह डायरिया की स्थिति पैदा हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि यह ज़्यादा मात्रा में शरीर से पतला जल और मल निकल जाता है, तो यह आपके लिए घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है ना। तो और कभी कभी कुछ केस में ऐसा देखा गया है कि बड़े लोगों में तो थोड़ा कम, लेकिन छोटे बच्चों में केयर नहीं किया जाता है तो बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसको सावधानी पूर्वक इसका केयर करना है और इसमें जो मेंटेन करना है वह है शरीर में जल और लवण की मात्रा की कमी नहीं होने देनी है ना। इसको मेंटेन करना है और डॉक्टर के पास में तुरंत में जाना है। लेकिन डॉक्टर के पास जब तक आप नहीं जाते हैं तब तक के लिए यह खास तौर पर केयर करना है कि जीवन रक्षक जो घोल होता है जिसको कहते हैं ORS, उस ORS को लगातार लेते रहना। कोई भी व्यक्ति जिसको कि दस्त होता है, डायरिया हुआ, उसको ORS हर हाल में लेना है। अब है कि मान लिया कि बाजार में ORS बना हुआ मिलता है, पैकेट में रहता है ना, इलेक्ट्रोल पाउडर आता है, तो अगर मान लिया नहीं है तो उस स्थिति में क्या करना है? घबराना नहीं है बिल्कुल, और घर में ही ORS बना लेना है। पानी को उबाल करके ठंडा करना है और उसमें नमक और चीनी को मिला करके ORS का घोल तैयार हो जाता है। इसको तैयार करके उसको लेना है। तो इस तरह से जो निष्कासन होता है उसको हमने देखा, और ज़्यादा निष्कासन होने पर डायरिया हो जाता है, इसको भी हमने देखा। इस तरह से जो है मानव में, मनुष्यों में खास करके पूरे पाचन सिस्टम को हम लोगों ने देख लिया। यानी मुख गुहा में भोजन का पाचन, यानी चबाने से लेकर के, वो सबसे पहले चबाने से पहले अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का चबाना, मुंह में लार ग्रंथियों से भोजन को मिलना और उसका पाचन होना, उसके बाद में ग्रसनिका के द्वारा फिर उसको आमाशय में आना और आमाशय में जठर रस का निष्कासन, जठर रस के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्म और पेप्सिन के निकल करके भोजन पर प्रतिक्रिया करना। वहाँ से फिर आगे की ओर बढ़ने की स्थिति में लीवर से निकलने वाले पित्त रस जो कि पित्ताशय में जमा होते हैं, वह अम्लीय भोजन को क्षारीय मिल करके उदासीन बनाता है। अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशिक रस जो हैं, जो ग्लूकोज पर काम करते हैं, शर्करा को इंसुलिन जो निकलता है उससे उसको ख़त्म करने का, उसको तोड़ने का काम करते हैं, जो डायबिटीज़ से हमारी रक्षा करते हैं। फिर जो है वहाँ से डिओडनम से होते हुए भोजन जेजनम और इलियम में आता है, जहाँ पर कि भोजन का अवशोषण होता है सांकुर के द्वारा, दीर्घरोम जिसको कहते हैं उसके द्वारा, और उसके बाद में जो बचा हुआ पार्ट रहता है वह आ जाता है आपको छोटी आंत से बड़ी आंत में, यानी क्षुद्रांत से आ जाता है बृहदांत में, और फिर बृहदांत में जो बचा हुआ पार्ट रहता है, जो जल की मात्रा ज़्यादा रहती है, उसका अवशोषण हो जाता है, और जो खनिज लवण है कुछ उसका अवशोषण हो जाता है। और यह वहाँ पर होने के बाद में फिर असेंडिंग क्लोन, ट्रांसवर्स क्लोन,
डिसेंडिंग क्लोन, सिग्मॉइड क्लोन के द्वारा होते हुए वह आ जाता है रेक्टम में, और रेक्टम के बाद में फिर आ जाता है समय समय पर एनस से बाहर हो जाता है। इस तरह से मनुष्यों में हमने पूरी पाचन प्रक्रिया का अध्ययन कर लिया है। अब है कि हम अगले क्लास में देखेंगे कि मनुष्यों के अलावे और जो जीव जंतु हैं उन जीव जंतुओं का किस तरह से पाचन की प्रक्रिया होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।